हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कुछ समय पहले हम लोगों ने क्लास 11th इकोनॉमिक्स इस मॉड्यूल को स्टार्ट किया था और आज हम इस मॉड्यूल के लास्ट चैप्टर पे आके पहुंच चुके हैं, जो कि है चैप्टर 10 इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। आई होप अब तक मैंने जितने भी चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आए हों और ये लास्ट चैप्टर में भी मैं अपनी पूरी 100% दूंगी कि आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग होती क्या है। सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है, यानी कि एक टाइम डिफाइन किया गया है कि इतने टाइम पे हमें टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने हैं विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको सबको पता है इकोनॉमिक्स में हमने स्टार्टिंग में ये स्टार्ट किया था कि रिसोर्सेज कितने होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो उन लिमिटेड या फिर अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ हम वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव कर सकते हैं, और ये करने का काम किसका है, प्लानिंग अथॉरिटी का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन द ईयर 1950 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द प्लानिंग कमीशन। 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया और प्राइम मिनिस्टर उसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। ठीक है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, Planning Commission consisted of experts from various fields such as banking, finance, industry, etc. प्लानिंग कमीशन में अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, और वो इकोनॉमिक प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने अपने बुक में एक देखा होगा बॉक्स है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान एंड गांधीयन प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉम्बे प्लान क्या है। बॉम्बे प्लान इट वॉज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स इन बॉम्बे। बॉम्बे के कुछ इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स थे, उनका एक छोटा सा ग्रुप था जो जिन्होंने इस प्लान को 1944 में लाया था। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्लान था। द बॉम्बे प्लान, एज इट इज नाउ पॉपुलरली कॉल्ड, डिड नॉट रिप्रेजेंट द ओपिनियन ऑफ होल बिजनेस कम्युनिटी, बट इट क्लेम्ड पब्लिक अटेंशन बिकॉज इट सेट forth the considered views of some of the front rank businessmen and captains of Indian industry। ठीक है, उसमें जो जो लोग इंक्लूडेड थे वो इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स थे। ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस था, तो उनको क्या करना था, इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया था जिसे कि बॉम्बे प्लान बोला जाता है। ठीक है, वो मार्च 1944 के लिए था, जनवरी 1944 में था। जो JRD टाटा, GD बिरला, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने इसके लिए पूरी स्टडी की थी। ठीक है, कुछ और भी थे जैसे कि P ठाकुरदास, कस्तूरभाई लाल भाई एंड सर श्रीराम, आर्देश्वर दलाल, AD श्रॉफ एंड डॉक्टर जॉन मथाई। ठीक है, इन सब लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया था जिसे कि बॉम्बे प्लान कहा जाता था। ठीक है, उसमें कुछ उनके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हमें एक बैलेंस्ड इकोनॉमी चाहिए। ठीक है, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, और उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव रखा था कि वो जो प्रेजेंट पर कैपिटा इनकम है उसको डबल कर देंगे। ठीक है, यानी कि $22 से सीधा $45 कर देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द टाइम द प्लान गोज इनटू ऑपरेशन। यानी कि जब से ये प्लान, उनका प्लान स्टार्ट होगा, उसके 15 साल के अंदर वो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है उसको सीधा डबल कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको बॉम्बे प्लान थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है पीपल्स प्लान। तो अब हम पीपल्स प्लान के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। पीपल्स प्लान जो था वो MN रॉय के द्वारा ऑथर किया गया था and drafted by the post-war reconstruction committee of the Indian Federation of Labour। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था,
the object of plan is to provide the satisfaction of the immediate basic needs of the Indian people within a period of 10 years. 10 साल के अंदर जो लोगों की immediate basic needs हैं इंडियन पीपल की, ठीक है, पीपल्स प्लान, इंडियन पीपल की जो immediate basic needs है उन्हें अगले 10 साल में satisfy करना, ठीक है. The objective is to be achieved by expanding production and by ensuring a equitable distribution of goods produced. मतलब उनका ऐसा था कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे ताकि हर जगह तक, और सबसे बड़ी बात क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है. जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं एक तो ज़्यादा प्रोडक्शन भी होना चाहिए प्लस वो इक्वली हर किसी तक पहुंचना भी चाहिए, ठीक है. Therefore, the plan prescribes increased production in every sphere of economic activity, but its main emphasis is on agricultural development. और उनका मेन एम्फेसिस क्या था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का. वो चाहते थे कि हर लेवल पे, मतलब हर लेवल पे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, लेकिन उनका मेन फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है. क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, सिंस इट्स authors believed that the purchasing power of the people cannot be raised unless agriculture, which is the biggest occupation in the country, becomes a paying proposition. यानी कि जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तब तक शायद लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है. तो इन्होंने क्या कहा था, मतलब बॉम्बे प्लान में क्या कहा था, 15 साल तक आपकी जो पर कैपिटा इनकम है उसे हम डबल कर देंगे अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट हुआ. और पीपल्स प्लान का ऐसा था कि वो 10 साल के अंदर लोगों को इमीडिएट बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल कराएंगे, ठीक है. नेक्स्ट है गांधीयन प्लान. तो ये आपका होमवर्क है, आपको गांधीयन प्लान के बारे में स्टडी करना है और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है आपको जो भी गांधीयन प्लान के बारे में पता है, ठीक है. आगे हम देखेंगे कुछ मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. डॉक्टर H.D. Dickinson. Economic planning is the making of major economic decisions such as what and how must to be produced, how, when and where is to be produced, to whom is to be allocated by the conscious decision of the determinate authority on the basis of a comprehensive survey of economy as a whole. एज इट इज़ डेफिनेशन बुक में दी गई है. उनका कहने का मतलब क्या था वो मैं बताती हूँ. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, एक मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेना कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है. कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है और किन के लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है. whom is to be allocated by the conscious decision, मतलब डिसीजन लेना है एक डिटर्मिनेट अथॉरिटी को, जो कि कौन लेता है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है. और एक और पॉइंट इन्होंने ऐड किया, ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरे इकोनॉमी को स्टडी करके, ओके, ठीक है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है. ये फीचर्स दिए गए हैं, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, अ सर्वे, ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स, mobilization of resources, plan period, evaluation, continuous process, coordination and flexibility. अब एक एक पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे. सबसे पहले है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन अ कंट्री अंडरटेक्स इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि ये जो अथॉरिटी होती है ये क्या करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग अंडरटेक करती है. इन इंडिया इट वॉज नोन एज प्लानिंग कमीशन, और इंडिया में इसे क्या कहा जाता था, प्लानिंग कमीशन. इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. नीति आयोग आप सबको पता होगा, पहले इंडिया में क्या था, प्लानिंग कमीशन था और अब उसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका है. नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके, नीति आयोग. नेक्स्ट है, ये कब से है, 2015 से है, 2015, ओके. नेक्स्ट इज a survey. A comprehensive survey of the economy is undertaken regarding the availability and utilization of human and natural resource. हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा था क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करना है. तो इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कि आपको क्या करना है, इकोनॉमी का एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करना है कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और उन्हें हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स विच आर रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल.
तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, वो एक सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है, जो रियलिस्टिक भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अगर आप देखोगे, अगर अब तक आपने अपने 5 ईयर प्लान्स देखे होंगे, 12 5 ईयर प्लान्स देखे होंगे, तो उसमें आप देखोगे कि उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है कि हमें ये चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है, और वो रियलिस्टिक होनी चाहिए कि हाँ हम अचीव कर सकते हैं, प्लस फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। ओके, सो प्रायोरिटीज आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर फॉर एक्सिलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। हर चीज़ की प्रायोरिटी फिक्स की जाती है हर सेक्टर के इंपॉर्टेंस की वजह से, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। टारगेट इज द कंक्रीट स्टेप टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहले क्या करते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं, फिर टारगेट हमें अचीव करना होता है, यानी कि अचीव क्या करना है हमें, जो ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव्स। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। The resources needed for planning are mobilized through various sources like taxation, domestic savings, deficit financing, public debt, external assistance, etc. यानी कि जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है प्लानिंग के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं से तैयार किया जाता है या कहीं ना कहीं से उन्हें लाया जाता है, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, डोमेस्टिक सेविंग्स हो गई, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गई, इन सब चीज़ों से रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है प्लान पीरियड। ओके, प्लान पीरियड वेरीज एज पर नीड्स। प्लान पीरियड जो होता है वो नीड्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। कुछ जैसे इंडिया में जनरली हम 5 ईयर का प्लान पीरियड होता है, मतलब 5 ईयर प्लानिंग होती है, ठीक है। वैसे ही बाहर शायद 10 ईयर प्लानिंग होती हो या फिर कम और स्पैन की प्लानिंग होती हो, मतलब जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से हमें अपना प्लानिंग पीरियड क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन। पीरियोडिक असेसमेंट सच एज मिड टर्म अप्रेजल इज डन to incorporate necessary changes in priorities and targets of plan। हमें पता है आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो उसी में एक स्टेप होता है इवैल्यूएशन। ओके, इवैल्यूएशन की ज़रूरत क्या होती है, इवैल्यूएशन की ज़रूरत इसलिए होती है कि आप जो सारी चीज़ें कर रहे हो क्या वो सही तरफ जा रही हैं, ठीक है। आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें उस टारगेट को अचीव करने के लिए की है, क्या उनका रिजल्ट सही आ रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। हम क्या करते हैं, मिड टर्म अप्रेजल, यानी कि बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि क्या हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, क्या हमें अपनी प्रायोरिटीज़ और टारगेट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, उसे क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं। Next, it is a continuous process. Economic planning is a continuous process. It aims at economic development of country. Economic planning क्या है, ये continuous process है और इसका main aim क्या है, economic development of the country, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। स्टेट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग अलॉन्ग विद द सेंटर, दस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स इज इंश्योर्ड, ठीक है। खाली सेंटर ऊपर बैठ के प्लानिंग कर सकती है, पर उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और आइडियाज़ के लिए भी स्टेट की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ मेन एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इकोनॉमिक planning। Okay, next है flexibility। Central Planning Authority maintains flexibility in its approach. This makes it possible to incorporate necessary changes in the plan as per requirements during its implementation। यानी कि जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो अपनी इस अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, ठीक है, ताकि जो नेसेसरी चेंजेस हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट कर सके, ठीक है। जब भी इम्प्लीमेंट करना है उस टाइम पे जो नेसेसरी चेंजेस हैं उनमें चेंजेस ला सके, उसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि अपने अप्रोच को इस तरीके से रखना कि जब चाहे आप उसमें चेंजेस ला सको, ठीक है। आई होप आपको ये सारे फीचर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अपने 5 ईयर प्लान्स एट अ ग्लांस, ठीक है। सो टेबल है आपकी बुक में भी अवेलेबल है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पीरियड, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक था, सेकंड 56 से 61 तक था, थर्ड 61 से 66 तक था, फिर उसके बाद बीच में कुछ एनुअल प्लान्स आए गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, 1966, 67, 68, 69 ये जो है एनुअल प्लान्स थे।
उसके बाद फोर्थ प्लान आया 69 to 74, फिफ्थ प्लान था 74 to 79। आप देखोगे इन सब में कितना टाइम पीरियड है, 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद रोलिंग प्लान्स आए, फिर उसके बाद 6, 7 प्लान, और ये इंपॉर्टेंट प्लान हॉलीडेज, ठीक है। बीच में प्लान्स को थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद 8, 9, 10, 11th एंड 12th। जो 12th था वो लास्ट 5 ईयर प्लान था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग इस्टेब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, ठीक है। इन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आपको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी, या फिर आपको पता भी होगा तो भी मैं बताती हूँ, इन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इन सारे प्लान्स को एक अलग सेपरेट नाम दिया गया था, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्लान है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था तो उसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड नाम दिया गया था। सेकेंड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड था तो उसे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड नाम दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड का डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। थर्ड का एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बोथ। फिर उसके बाद फोर्थ का ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। फिफ्थ का रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सिक्स्थ का इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेवेंथ का सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। एट्थ का टू गिव डायनामिज्म टू इकोनॉमी, ठीक है। ये टेबल आपके पास है, आप एक बार स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 11th और 12th प्लान जो कि रीसेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद है टारगेट इन परसेंटेज और अचीवमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि प्लान सक्सेस था या फेलियर था, ठीक है। अगर आप फर्स्ट प्लान को देखोगे तो यहाँ पे अचीवमेंट टारगेट से ज़्यादा है, यानी ये प्लान सक्सेसफुल था। वही अगर आप सेकंड देखोगे तो ये उससे कम है, यानी कि ये प्लान क्या हो गया था, फेल हो गया था। सिमिलरली थर्ड प्लान भी फेल हो गया था। आप देखोगे तो सक्सेसफुल प्लान्स कौन कौन से थे, फर्स्ट, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड सेवेंथ। एट्थ प्लान भी सक्सेसफुल था, नाइन्थ फेल हो गया था, 10th 11th भी फेल हो गया था, और 12th का इवैल्यूएशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा कि आपको इस टेबल से क्या क्या चीज़ें गेन करनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इस चैप्टर में हम सिर्फ 12th 5 ईयर जो कि करंट प्लान है वो पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि 2012 से लेकर के 2017 तक था, ठीक है। आप सबको पता है कि 2015 में क्या हुआ, 2015 में नीति आयोग आ गया, प्लानिंग कमीशन हट गया, और उसी के साथ 5 ईयर प्लानिंग भी खत्म हो गई, ठीक है। सो 12th 5 ईयर प्लान विच कवर्ड द पीरियड ऑफ 2012 to 17 फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव क्या था, सस्टेनेबल ग्रोथ। The plan aimed at encouraging the development of India's agriculture, education, health and social welfare through government spendings, यानी कि गवर्नमेंट के खर्च से इन सेक्टर्स में डेवलपमेंट लाना। It also aimed at creating employment through developing India's manufacturing sector, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम कुछ टारगेट्स पढ़ेंगे जो कि 12th 5 ईयर प्लान के थे। सबसे पहला टारगेट था इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। हमने ऊपर पढ़ा था कि टारगेट सेट करने होते हैं, ठीक है, प्रायोरिटीज सेट करनी होती है ताकि हम अचीव कर सकें। तो यहाँ पे टारगेट दिए गए हैं कि क्या क्या टारगेट सेट करे गए थे। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पहला टारगेट था कि रियल जीडीपी जो है उसे हमें 8% तक अचीव करना है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमें 4% तक अचीव करना है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हमें 10% तक अचीव करना है। एवरी स्टेट मस्ट हैव अ हायर एवरेज ग्रोथ रेट इन द 12th प्लान दैट वाज अचीव्ड इन द 11th प्लान, ठीक है। ये क्या थे, इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट थे कि हमें क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। रियल जीडीपी 8% तक पहुंचना चाहिए, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 4% तक होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 10% तक पहुंचनी चाहिए, और हर स्टेट को एक हायर एवरेज ग्रोथ रेट चाहिए जो कि 11th में हमने अचीव किया था, उससे ज़्यादा हमें 12th में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। टू रिड्यूस हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी बाय 10%, ठीक है। क्या करना है, हेड काउंट रेशियो पॉवर्टी का कम करना है 10% तक। टू क्रिएट 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज इन द नॉन फार्म सेक्टर, ठीक है। नॉन फार्म सेक्टर में 50 मिलियन नए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। पहले वाला क्या है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, सेकंड वाला एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। आपने यहाँ पे पढ़ा पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पहले में क्या था कि हमें हेड काउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी, यानी कि इसे सरगंती बोलते हैं, ठीक है,
सो उन्हें क्या करना है, 10% तक कम करना है। और जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है नॉन फार्म सेक्टर में, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है कितना, 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इज टू इंक्रीज टू 7 ईयर्स बाय द एंड ऑफ 12th प्लान। ठीक है, यानी कि एवरेज ईयर कितना तक हो जाना चाहिए, 7 ईयर्स तक हो जाना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए हायर एजुकेशन के साथ। ठीक है, सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको याद होगा तो पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात की थी, जो कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, तो हायर एजुकेशन के साथ आपको क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। एलिमिनेट जेंडर एंड सोशल गैप इन द स्कूल एनरोलमेंट बाय द एंड ऑफ दिस प्लान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने एक स्कीम सुनी होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम रिलेट करते हुए चलते हैं, इकोनॉमिक्स में हमेशा रिलेट करते हुए चलना होता है। ठीक है, तो इस प्लान का एक ऑब्जेक्टिव क्या था, एक टारगेट क्या था, कि हमें जेंडर और सोशल गैप क्या करना है, कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ। Reduce total fertility rate to 2.1%. Reduce undernutrition among children in the age group of 0 to 3 years to half of the NFHS3 levels. ठीक है, यानी कि क्या करना है, फर्टिलिटी रेट कम करनी है और अंडर न्यूट्रिशन कम करना है। ठीक है, अब इन्होंने एक बोला है फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ NFHS। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए NFHS होता क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अगर आप इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इंक्रीज टू 9% ऑफ GDP। कनेक्ट ऑल विलेजेस विद ऑल वेदर रूट्स, यानी कि सारे गाँव को ऑल वेदर रोड्स से जोड़ना। ऑल वेदर रोड्स मतलब हमेशा वो चालू रहने चाहिए रोड्स, ऐसा नहीं कि थोड़ी बारिश आई और कनेक्शन टूट गया। ठीक है, या फिर किसी और रीज़न की वजह से गांव के कनेक्शंस टूट गए। सो ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सारे गांव आपस में कनेक्टेड होने चाहिए और गांव सिटीज़ से भी कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, इंक्रीज इन रूरल टेलीविजन एंड टेलीफोन डेंसिटी टू 70%। ओके, आगे देख लेते हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इंक्रीज ग्रीन कवर बाय 1 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर ड्यूरिंग द 12th प्लान पीरियड, यानी कि ग्रीन कवर को बढ़ाना, यानी कि हरियाली को बढ़ाना हर साल एटलीस्ट 1 मिलियन हेक्टेयर तक। ठीक है, यानी कि 2012 से लेकर के 2017 तक ग्रीन कवर को इंक्रीज करना था। उसके बाद है सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी के टारगेट्स क्या थे, प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस टू 90% इंडियन हाउस होल्ड्स बाय द एंड ऑफ द प्लान, यानी कि 90% इंडियन हाउस होल्ड्स तक क्या पहुंचनी चाहिए, बैंकिंग सर्विसेज पहुंचनी चाहिए। मेजर सब्सिडीज एंड वेलफेयर रिलेटेड बेनिफिशियरीज टू बी शिफ्टेड to a direct cash transfer by using the Aadhaar platform linked with the bank accounts। यानी कि जो सब्सिडीज़ है, जैसे कि अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जो किसान हैं उन लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो ये आप इसे अभी एक लाइव एग्जांपल की तरह देख सकते हो कि उस प्लान में ये डिसाइड किया गया था कि जो मेजर सब्सिडीज़ है, वेलफेयर रिलेटेड बेनिफिशियरीज़ हैं, वो सारी क्या है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होना चाहिए आधार प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने आज के लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नीति आयोग कवर करूँगी। ठीक है, उससे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, जो कि है कि अभी आप सब लोग 11th स्टैंडर्ड के लिए ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, राइट। तो आपने एक फ्यूचर प्लान करके रखा होगा कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, सो तो मुझे बस ये जानना है कि आप लोगों को जो भी आगे जाके करना है, आप लोगों ने जो भी प्लान करके रखा है उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, या फिर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों की प्लानिंग, अभी हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लस आपको अपनी प्लानिंग भी करके रखनी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि सिविल सर्विसेज में फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी इंसान ने क्लियर किया, या फिर किसी एस्पिरेंट ने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर किया होगा। आपके माइंड में ये चीज़ स्टक करती होगी कि उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर किया होगा। सो उसके पीछे है उनके 3, 4, 5 सालों की मेहनत।
ठीक है। आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, आपके पास टाइम है, आप उस टाइम को ठीक ढंग से यूटिलाइज कर सकते हो। 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन के 3 साल, उन 5 सालों में आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हो, ताकि आप जब 6th ईयर में आप जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दो तो आप भी शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हो। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप सभी लोग सिविल सर्विसेज में ही जाओ। आप उसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपके पास बैंकिंग सेक्टर है, आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स है, एसएससी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप अभी से नॉलेज गेन करना शुरू करो, ताकि सॉरी ताकि एंड मोमेंट तक आपके पास इतना आउटपुट होना चाहिए कि अगर इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम को दे सको और उसके बाद आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ों को क्लियर कर सको। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो समझ में आ रहा होगा, और मैंने अभी इसीलिए बताई क्योंकि ये एक प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई करनी है, बट एक्चुअली ये वो टाइम है जब आपको ये सारी चीज़ें रिटेन करनी है। अगर अभी आप ये 12 के 12 5 ईयर प्लान्स, आप सोचोगे कि हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में खाली 12th 5 ईयर प्लान है तो हम 12th 5 ईयर प्लान करके स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप इन 12 के 12 सारे प्लान्स की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनके जो मॉडल्स है, उनके जो नेम्स हैं, उन्होंने कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या टारगेट रखे, क्या क्या टारगेट उन्होंने अचीव कर लिए, ठीक है, कौन सी फेलियर के क्या रीज़न है, सक्सेस के क्या रीज़न है, अगर आप इन सब चीज़ों को अभी स्टडी कर लेते हो ना, तो फिर आपको आगे जाके सिविल सर्विसेज के जो आपके एग्ज़ाम है, एमपीएससी कह लो, यूपीएससी कह लो, एसएससी के एग्ज़ाम्स कह लो, उस टाइम पे आपको अपनी बुक्स खोल के वापस ये सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। सो यू हैव टू प्लान प्रॉपरली। ठीक है, आप इस चैप्टर को खाली अपना एक सिलेबस का पार्ट मत समझो, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स हर सिविल सर्विसेज में या फिर हर कॉम्पिटिटिव में, सिविल सर्विसेज को फोकस नहीं करी, मैं इसे भी कह रही हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इकोनॉमिक्स ये पार्ट ज़रूर होता है, और उसमें ये 5 ईयर प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आपको अभी से प्रिपेयर्ड रहना है अगर आपको आगे जाके सक्सेस चाहिए तो। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम नीति आयोग के बारे में स्टडी करेंगे। उसे थिंक टैंक क्यों कहा जाता है ये स्टडी करेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग क्या है ये स्टडी करेंगे, और उनके फंक्शंस और कंपैरिजन भी देखेंगे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच का। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, अगर आपको किसी एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं पर्सनली आपके हर क्वेरी का आंसर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।